तो हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। और लास्ट क्लास में हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे। शून्य कोटि की अभिक्रिया का आपको समाकलित वेग समीकरण निकाला था लास्ट क्लास में हमने, जो आया था x बराबर kT, और दो ग्राफ भी बनाए थे। एक ग्राफ बनाया था x और t के मध्य, जो तो आया था मूल बिंदु से चालू होता हुआ स्ट्रेट लाइन, सही है क्या। और एक आया था, एक ग्राफ बनाया था AT और T के मध्य। AT था T समय बाद क्रियाकारक की सांद्रता, वो ग्राफ कुछ इस तरह का आया था, सही है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो आपको पढ़ाया जाए उसको आप पर डे ढंग से पढ़ें घर पर। अब आगे देखें, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक टॉपिक है अर्धआयुकाल। इधर ध्यान देख लेना, कोई बोलता नहीं दिखे मुझे। अर्धआयुकाल, इसको भी देख लो, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। सबसे पहले बात आई अर्धआयुकाल क्या है। काल का मतलब समय होता है, जानते हो ना। भूतकाल प्राचीन समय, वर्तमान काल आधुनिक समय। तो काल का मतलब तो सभी जानते हैं कि काल क्या होता है, समय। अर्धआयुकाल एक समय है, और नाम से अर्थ निकालने की कोशिश करें। अर्धआयुकाल आधी आयु वाला समय, आधी आयु वाला समय है क्या अर्धआयुकाल। अब अपन तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, अभिक्रियाओं का वेग वगैरह पढ़ रहे हैं अपन। अर्धआयुकाल क्या है। अर्धआयुकाल वह समय है, ये तो क्लियर है आपके पास, समय है। ये वह समय है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाए, आधी। जैसे क्रियाकारक की आपने प्रारंभ में, मतलब t बराबर 0 पर, प्रारंभ में, समझ गए, t बराबर 0 पर क्रियाकारक की सांद्रता ली आपने 10 मोल प्रति लीटर, और 5 मिनट बाद, कितने समय में, 5 मिनट में, समझ गए, 5 मिनट में वो सांद्रता उसकी क्रियाकारक की 10 से 5 रह गई। तो ये 5 मिनट है जो अर्धआयुकाल है, टी हाफ है। टी हाफ का मतलब समझ गए, अर्धआयुकाल। ऐसे सिंबल देंगे इसका अर्धआयुकाल का, टी हाफ, टी के नीचे 1/2 लिख देंगे। तो यही तो समझा रहा हूं मैं, अर्धआयुकाल वह समय है 5 मिनट जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाती है, आधी। मतलब जितने समय में क्रियाकारक की सांद्रता शुरू में जितनी सांद्रता ली है उसकी आधी रह जाएगी, वो समय उस अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, अर्धआयुकाल। तो अर्धआयुकाल क्या है। अर्धआयुकाल वह समय है जिस समय में क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्लियर। अच्छा, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया आप पढ़ रहे हो, उसके लिए आप अर्धआयुकाल ज्ञात करते हो। अर्धआयुकाल क्रिया क्लियर है, वह समय है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्लियर। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको अर्धआयुकाल ज्ञात करना है। देखो, हमारे पास एक ही समीकरण है जो हर जगह काम आती है, x बराबर kT, जो समाकलित वेग समीकरण है शून्य कोटि की अभिक्रिया की। x क्या है, t समय बाद क्रियाकारक की, t समय बाद उत्पाद की सांद्रता, याद रखो x है उत्पाद की सांद्रता t समय बाद, सही है। अच्छा, मान लो ये t जो है ये अर्धआयुकाल है, t हाफ पर मतलब अर्धआयुकाल पर, ये समय है जो अर्धआयुकाल है। मान लो कुछ समय के लिए, इसमें ये समीकरण में जो ये समय लिख रहा है ये कौन सा है, अर्धआयुकाल। अर्धआयुकाल का मतलब वह समय है ये जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी। जब क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाएगी तो उत्पाद की सांद्रता भी तो आधी बन जाएगी। ये अभिक्रिया है R से P, T बराबर 0 पर। ढंग से देखना, प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता कितनी मानी थी मैंने, A, और प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता कितनी मानी थी, 0। याद आ रहा है। अच्छा, T हाफ पर, अब बता अर्धआयुकाल पर क्या होगा। क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाएगी, A/2 रह जाएगी, इसका मतलब x का मान A/2 हो गया ना यार।
अरे क्रिया कारक की सांता आधी रह जाएगी, a माइनस एक्स ना हो जाएगी का, तो x को मान a/2 तो होएगा, जब भी तो क्रिया कारक की सांता 1/2 a/2 बचेगी, आधी बचेगी। और ये a/2 नहीं बनेगा क्या, a में से x गया तो x बना, क्रिया कारक x आधा नहीं हो गया क्या, क्रिया कारक की सांता आधी रह गई, इसका मतलब है x का मान a/2 हो चुका है। क्रिया कारक की सांता प्रारंभिक सांता की आधी रह गई, तो x का मान कितना है a/2, जब भी तो क्रिया कारक की सांता आधी बचेगी, a में से a/2 जाएगा, जब भी तो a/2 बचेगी। इसका मतलब ये है t हाफ पर x बराबर a/2 होगा। बोल गलत लिखा है क्या, अर्धायु काल पर क्रिया कारक आधा रह जाएगा तो उत्पाद भी तो आधा बन जाएगा। क्रिया कारक प्रारंभ में आपने a लिया था, तो क्रिया कारक अर्धायु काल पर a/2 रह जाएगा तो उत्पाद भी तो a/2 बन जाएगा, मतलब x का मान a/2 हो जाएगा। सही है, तो अर्धायु काल पर x बराबर a/2, गलत तो नहीं है, अब रख दो, नीचे लिख सकते हैं। अतः टी हाफ मतलब समझ गए, अर्धायु काल पर x बराबर कितना हो चुका है a/2, तो अब इसमें रखें मान, x का मान कितना रख रहा हूं मैं a/2, के टी बराबर के, और t की जगह कौन आएगा अब टी हाफ, अर्धायु काल पे ही तो x को मान a/2 होगा, तो ये समीकरण बन गई। अब टी हाफ को मान अगर अपन निकालें तो बता कितना आएगा, टी हाफ बराबर कितना आ जाएगा a/2 के, ये फॉर्मूला है शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या ज्ञात करने का, अर्ध आयु काल। सही है क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये क्या है, अर्ध आयु काल ज्ञात करने का फॉर्मूला। याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट टी हाफ बराबर a/2 के, जैसे आपको x बराबर kt याद है, क्योंकि न्यूमेरिकल बनेगा वहां पर तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट, ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम आएगा अर्ध आयु काल ज्ञात करने का। सही है क्या, अच्छा तो क्लियर कर लो। अर्ध आयु काल जो है एक तरह से आप समझ सकते हो, वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ए जो है वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता ही है, इस पर निर्भर करता है। मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे अभिक्रिया है R से P है, जब क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता A का मान 10 लेते हैं और अर्धायु काल मान लो 5 मिनट आ रहा है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी ली 10, तो अर्धायु काल कितना आ रहा है 5। अगर मैं क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता 20 लेता तो अर्धायु काल 10 मिनट आता, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अरे ये नीचे कांस्टेंट नहीं है क्या, दो भी तो कांस्टेंट होता है और के भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये निकला कि टी हाफ समानुपाती ए है। अगर आप ये क्रिया कारक की क्या है प्रारंभिक सांद्रता, अगर मैंने ये प्रारंभिक सांद्रता दुगनी कर दी तो अर्धायु काल भी दुगना हो जाएगा। जैसे मान ले कोई अभिक्रिया है, उसकी प्रारंभिक क्रिया कारक की सांद्रता 10 ली अपन ने, तो अर्धायु काल 5 मिनट आ रहा है। अगर क्रिया कारक की सांद्रता मैं 20 लूंगा तो अर्धायु काल कितना हो जाएगा 10 मिनट। समानुपाती है ना, है क्रिया कारक की सांद्रता दुगनी कर दी तो अर्धायु काल भी दुगना हो जाएगा, दोनों समानुपाती हैं भाई। क्लियर है मेरी बात। तो ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकली आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी कोई पूछ सकता है ऐसे ही, और बॉटम दिमाग चाहिए है। आपको पता होना चाहिए अर्धायु काल किसके समानुपाती होता है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के। मैंने कही ऐसे ही क्वेश्चन पूछा आपसे, क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभ में 10 ली, अर्धायु काल 5 मिनट है, अगर 30 लेता तो कितनी आती 15। अर्धायु काल कितना आता 15। सही है क्या। जब क्रिया कारक की सांद्रता 10 ले रहा है तो 5 मिनट है अर्धायु काल, और 3 गुना लेगा तो क्रिया कारक की सांद्रता 30, तो अर्धायु काल भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों समानुपाती हैं क्या नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और ये केवल दिमाग के क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए अर्धायु काल जो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का, वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है समानुपात। अतः मैं ये भी लिख सकता हूं लास्ट में, अतः टी हाफ समानुपाती किसके ए के। बोल गलत है क्या, अरे सही है ना। तो बड़े सिंपल सा चीज है अर्धायु काल। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, हेडिंग डालो अर्ध आयु काल। बोले नहीं, और फटाफट स्पीड बढ़ाओ, बहुत कम समय मिल रहा है अपन को। अर्धायु काल हाफ लाइफ टाइम, रहने अंग्रेज मत बने। अर्धायु काल डाल दिया,
लिखो, अर्ध आयुकाल वह समय है, दोबारा लिखो इसमें, अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें, अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता, अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है। अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है, आधी शेष रह जाती है। क्लियर? अब ऐसे कर लो, ये पहले तो लिख लिया आपने समाकलित वेग समीकरण x बराबर kt, सही है क्या? फिर इसमें t हाफ पर x का मान कितना आएगा, समझाया था मैंने, a/2, इसका मान रख दिया ऐसे कि ऐसे, इसको लिख लो नीचे तक कंप्लीट फटाफट। तो t हाफ का ये फॉर्मूला आप याद रखना भाई, t हाफ बराबर होता है a/2 के, t हाफ बराबर होता है a/2 के, ठीक है? कितना होता है t हाफ? a/2 के। थोड़ा स्पीड से है ना। इसके बाद आगे देखो भाई, ध्यान इधर, मोए मेरा समय खराब नहीं करें आप। सामने ध्यान दे। हाँ भाई, अब बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल। अब तक हम शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, पर एक आध उदाहरण तो पता होना चाहिए कि यह अभिक्रिया शून्य कोटि की है। शून्य कोटि की अभिक्रिया तो हम पढ़ रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिसकी कोटि 0 हो। तो ऐसी कोई अभिक्रिया आपसे पूछ सकता है पेपर में, कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन। ऐसी अभिक्रिया लिखो जो कैसी है, जिसकी कोटि कितनी आती हो, 0। तो ऐसी अभिक्रिया भी आपको याद रखनी है। मैं लिख रहा हूँ, कुछ ध्यान से देखो। नंबर 1, शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। पहला उदाहरण देखो, एक तो हाइड्रोजन गैस है आपके पास, खोपड़ी का ऊपर कर ले। एक तो हाइड्रोजन गैस है और एक क्लोरीन गैस है। इन दोनों गैसों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, HNu क्या दर्शाता है, सूर्य के प्रकाश को। तो दो गैसें आपके पास, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जिन्हें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सतह पर प्रवाहित किया, मतलब ये जल भरा हुआ है और जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो गैसें प्रवाहित की जा रही हैं, एक तो H2 और एक कौन सी है, Cl2। तो जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हो तो बनती है गैस HCl। और ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की। इस अभिक्रिया का वेग ना तो, मतलब इसका दर नियम ऐसे आता है, समझ जाओ, R बराबर K, दर नियम ऐसे लिखते हैं ना, और फिर कोष्टक में क्या लिखते हैं, क्रियाकारक, और घात कितनी आएगी, 0। जब ही तो दर नियम दिख ही रहा है। कोटि क्या होती है, दर नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताएं दोनों की घातों का योग। यहाँ पर इनकी घात कितनी आती है, 0। मतलब अभिक्रिया का वेग ना तो इस पर डिपेंड करता है, जिसकी घात 0 होगी उसका मान 1 होगा, और जिसकी घात 0 होगी उसका मान 1 होगा। इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया का वेग ना तो H2 की सांद्रता पर डिपेंड करता है ना Cl2। मतलब चाहे तू या मैं अभिक्रिया में H2 बढ़ा दे, चाहे Cl2 बढ़ा दे, अभिक्रिया में H2 बढ़ा चाहे Cl2 बढ़ा, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू जल की सतह पर चाहे H2 है 5 मोल प्रभावित कर ले, चाहे H2 के 50 मोल प्रभावित कर ले, वेग वही आएगा। मतलब इस अभिक्रिया का वेग जो है इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आती है, 0 आती है।
चाहे तू क्लोरीन कितनी प्रभावित कर, चाहे हाइड्रोजन कितनी प्रभावित कर, अभिक्रिया के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेग वही रहेगा, कांस्टेंट, नियत। क्योंकि R बराबर K आएगा ना, और K तो एक कांस्टेंट ही तो है, तो अभिक्रिया का वेग कांस्टेंट ही तो रहेगा। K कांस्टेंट है, नियतांक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग कांस्टेंट होता है, उसमें आप क्रियाकारक बढ़ाओ, क्रियाकारक घटाओ, कुछ भी करो, अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण ये याद रखें भाई, कभी आपसे पूछे तो कम से कम उदाहरण तो बता सकें। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, सामने ध्यान। एक ये याद रख लो यार, NH3 गैस, अमोनिया, सही है। इसको टंगस्टन उत्प्रेरक, टंगस्टन को बोलते हैं बॉल फ्रेम, इसलिए इसका सिंबल होता है W। एक धातु है, ये धातु है टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु है जिसका सिंबल होता है W, क्योंकि इस टंगस्टन को लैटिन भाषा में बॉल फ्रेम बोलते हैं, और लैटिन भाषा में इसको बॉल फ्रेम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्या है, W। टंगस्टन पर अमोनिया गैस प्रवाहित करनी है भाई, उच्च दाब पर, उच्च दाब पर, तो अमोनिया से आपको पता होगा क्या बन जाएगी, N2 + H2, सही है क्या। ये अभिक्रिया भी कैसी है, शून्य कोटि की, ध्यान रख सकते हो। अमोनिया गैस को उच्च दाब पर टंगस्टन उत्प्रेरक पर प्रवाहित करें तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। यह अभिक्रिया भी शून्य कोटि की है। दोबारा बोलो, अमोनिया गैस को उच्च दाब पर टंगस्टन उत्प्रेरक पर प्रवाहित करें तो नाइट्रोजन गैस व हाइड्रोजन गैस बनती है। यह अभिक्रिया भी कैसी है, शून्य कोटि। दो एग्जाम्पल बहुत है, मैं तो और भी दे सकता हूं, पर दो बहुत हैं आपके लिए, बुक में तो एक भी नहीं है। NCERT आई है जिसमें, राजस्थान बोर्ड की बुक में ये उदाहरण थे, मैंने लिखा इसलिए दिए, पढ़ाना तो मुझे NCERT है, पर भाई ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज मुझे लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक आध अभिक्रिया, भाई अब कोई सामने वाला आपसे ये कहे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया आप पढ़ रहे हो, कोई एक आध एग्जाम्पल तो बता दे ऐसी अभिक्रिया की, कम से कम एक आध एग्जाम्पल तो हमको पता होना चाहिए। हालांकि NCERT बुक में ये एग्जाम्पल नहीं है, पर पहले राजस्थान बोर्ड की बुक थी, उसमें एग्जाम्पल थे। तो कुछ चीज़ें ऐसे लगती हैं कि राजस्थान बोर्ड की जो आपको लिखा देनी चाहिए, तो हम NCERT पढ़ा रहे हैं तो फिर उनको भी लिखा ही देते हैं। जैसे ये लिखा दी मैंने, ठीक है ना, तो इनको लिख लो, केवल इतना भाषा तो लिखा ही नहीं रहा, आपकी बुक में तो ही नहीं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण डाल करके दोनों लिख लो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण डाल करके दोनों रिएक्शन लिख लो, इनकी कोटि 0 आती है। फटाफट, थोड़ा बहुत बैठने लगा के समझ में। अरे नया पल्ले पड़वे लगी का, चैप्टर के लास्ट में आए तुम, खत्म होवे कगार पे। देख लिए, चलो भाई अब मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, बोलता नहीं दिखा रहा है, बार बार मना कर रहा हूं। मतलब तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि ये जाने कितने जने देखेंगे पर तुम्हारी आवाज बंद नहीं हो जाए, या कि शर्म कर रहा हूं ना, डन तोड़ो 2-4 के न तब तक। हाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण देख चुके हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन अर्धयुकाल भी देख चुके हैं, समाकलित वेग समीकरण देख चुके हैं, ग्राफ वगैरह भी देख चुके हैं। अब लास्ट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया और पढ़नी है। दो ही हैं आपके में, शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की। देखो इधर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। चलो सामने ध्यान पे, यहां तक दिख रहा हो ना बोर्ड में, हवा में, यहाँ
हाँ भाई, तब बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। ढंग से सुन लो भाई, ये तो आप समझ गए होंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी होगी जिसका दर नियम कुछ इस तरह का आएगा, R बराबर के क्रियाकारक की सांद्रता की घात 1। क्रियाकारक मान ले घात 1 ही आएगी ना। आपको पता ही है दर नियम है जो इस तरह से लिखा होता है R बराबर के। दर नियम में ये क्रियाकारक जो है ये इनकी सांद्रता है, ये ऊपर इनकी घात है। तो जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग जिसे हम कोटि कहते हैं वो कितनी आएगी? 1। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सही है। तो यहां पर तो अभिक्रिया का वेग जो है 1 को लिखना जरूरी नहीं है। अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। R समानुपाती R हो गया ना, ये किसकी सांद्रता है? क्रियाकारक की। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग तो क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। मतलब क्रियाकारक की सांद्रता ज़्यादा लेंगे तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा आएगा, क्रियाकारक की सांद्रता कम लेंगे तो अभिक्रिया का वेग कम आएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है, सही है, उस अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? चलो भाई आगे देखते हैं। चलो सामने ध्यान देना। माना यह अभिक्रिया, यह निम्न अभिक्रिया, ध्यान से इधर पूरे समझाऊंगा मैं, प्रथम कोटि की है। निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। मैं एक अभिक्रिया लिख देता हूं, ये वही R से बना P, वही अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं बार बार। और इस अभिक्रिया को मान लो ये कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की। सही है क्या? क्रियाकारक R है, P उत्पाद है, ये अभिक्रिया मान लेते हैं कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि। तो अब उसी तरह से करते हैं। T बराबर 0 पर, समझ गए क्या? T बराबर 0 पर सांद्रता, T बराबर 0 का मतलब समझ गए? प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता कितनी मानोगे? A। और प्रारंभ में आपको पता ही उत्पाद तो आप लेते ही नहीं है, तो उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में कितनी होगी? 0। बिल्कुल डिटो उसी तरह से T समय बाद या T समय पश्चात सांद्रता A में तो A की सांद्रता घटेगी बढ़ेगी या घटेगी? क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में A, जिस समय गुजरेगा क्रियाकारक तो घटेगा और उत्पाद बढ़ेगा। A में से कितनी घट गई? X। तो उत्पाद कितना बन जाएगा? X। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। इस अभिक्रिया का वेग लिखना है दो तरह से, ध्यान होता। एक दर नियम से लिखना है, दर नियम से, सही है। R बराबर क्या लिखोगे? K, कोष्टक में क्रियाकारक की सांद्रता आएगी बता कौन सी? A माइनस एक्स। घात कितनी आएगी? 1। T समय बाद वेग लिख रहा हूं मैं, तो T समय बाद इतनी तो सांद्रता है इसकी। एक तो समीकरण ये बन गई, ये तो दर नियम से बनी है, सही है क्या? एक बना सकते हैं अपन दूसरी, आपने पढ़ा है क्या? अभिक्रिया का वेग क्या होता है? क्रियाकारकों या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो वो आएगा, आपको ध्यान होगा पहले वाले की तरह ही है, dx अपॉन dt। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन करेगा dx बटे परिवर्तन में लगा समय dt। डिटो वही है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में यहाँ पर 0 लिख रखा था, बस इतना सा अंतर है, और यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। ये समीकरण बन गई कौन सी? 2। अब आगे करते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं? बराबर है। ये बराबर दोनों ही अभिक्रिया के वेग तो हैं, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से। तो 1 और 2 से करें तो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? dx अपॉन dt बराबर के a माइनस एक्स की घात, इसको ही क्या मान लेते हैं? अवकलित वेग समीकरण। सही है क्या? अरे सही है क्या? या ऐसा लिख ले भले, या ऐसा लिख ले dx बटे a माइनस एक्स। a माइनस एक्स लिख दूं केवल, सांद्रता ही तो है, कोष्टक लगाने की जरूरत है का? ना है। a माइनस एक्स सांद्रता ही तो है, कोष्टक लगाए तो ठीक, ना लगाए तो ठीक।
क्योंकि a माइनस एक्स सांद्रता ही तो है भाई, लगा दे तो कोई दिक्कत ना है, ना लगाए तो कोई फर्क ना पड़े। नीचे a माइनस एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, घात एक ही तो है इनके ऊपर, बराबर क्या आ जाएगा k dt। या मान ले चाहे या मान ले, कोई से भी आप क्या मान लो, क्या है ये अवकलित वेग समीकरण। कौन सी कोटि की अभिक्रिया का, ई प्रथम कोटि की अभिक्रिया को है। ई अवकलित वेग समीकरण आपको मिल गया। अब इसका क्या करना चाहिए आपको, समाकलन। बिल्कुल डिटो वही प्रोसेस है जो शून्य कोटि की अभिक्रिया में पड़ी है। इसका समाकलन कर दें, सही है क्या। चलो इसका समाकलन करते हैं, तो अपन लिख सकते हैं नीचे समाकलन करने पर, इसका समाकलन करते हैं, सही है। क्या आएगा समाकलन करने पर, बटे 4 और 100, या को ऐसे लिखू क्या है। अच्छा, या का समाकलन तो तू जाने, पहले भी करो तूने, KT प्लस सी आएगा है। मैथ वाले ने तो उम्मीद ही ना कर सकें कि या को समाकलन कर दें ये, के या को KDT को समाकलन ही ना आवे, यहाँ पे KT प्लस सी हुए। या को समाकलन मैं बता देता हूँ, दिख रहा है ना बोर्ड पर, ध्यान दे ले इधर, पीछे रोएगो। या को समाकलन का आवे, या को तो KDT को तो पढ़ो तूने, KT प्लस सी आएगो। या को आएगो माइनस लॉग बेस ई, बेस ई है तो इसको ln भी लिख सकते थे, या log ई लिख दो, सही है। a माइनस एक्स आएगा, माइनस लॉग ई a माइनस एक्स बराबर। देख भैया, मैं भी इतने की गणित जानूँ जितने जानूँ, गणित वाले स्टूडेंट शायद जानते हो, नहीं जानते हो, मैथ वाले गुरुजी आएंगे, याद दे दीजिए कि साहब आपको समाकलन बता दे। हाँ भाई, मैं बात कर रहा था इसका समाकलन, मैथ वाले गुरुजी आए ना, चाहे तो पूछ सकते हो, पर इतनी तो उम्मीद करी जाती है कि हर कोई जानता है, इतना कोई कठिन नहीं होता। इसका समाकलन क्या आता है, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स। याद कर लीजिए, ना है तो पता हो, dx बटे a माइनस एक्स का समाकलन आता है माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर आगा KT प्लस सी। या कोष्टक में लिखो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुझे किसका मान प्राप्त करना है, c का, वही कंसेप्ट है, बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं। c का मान प्राप्त करना है तो c के लिए किसको जीरो करेगा, t को। जैसे तू t बराबर जीरो करेगा, सही है, t बराबर जीरो करते ये पूरा जीरो हो जाएगा। अच्छा, t बराबर जीरो करते ये पूरा जीरो हो गया। t बराबर जीरो पर x का मान भी जीरो हो जाएगा क्या, देख ले। अब t बराबर जीरो पर उत्पाद की सांद्रता भी तो जीरो है, x बराबर जीरो हो जाएगा। t बराबर जीरो पर x बराबर जीरो, बोल गलत कह रहा हूं क्या, x बराबर जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो c का मान कितना आएगा, t बराबर जीरो पर x बराबर जीरो और c बराबर कितना आएगा, माइनस लॉग ई ए। बोल गलत कहा क्या, t का मान जीरो रखते हैं, पूरा जीरो हो गया, x का मान जीरो रख दोगे तो कितना बचेगा, c का मान माइनस लॉग ई ए तो आएगा, रख दूँ का c के मान है यहाँ पर, सही है क्या। अच्छा, इसको समीकरण मान लेते हैं, चलो कोई सी भी यार, समीकरण नंबर कितनी मान लेते हैं, 3, और लिख देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, c का मान, c का मान रखने पर आया रखो रे। इसमें c का मान क्या आएगा बताओ, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स तो है यही, बराबर का आएगा, ढंग से देख लियो पीछे ना हो भाई, KT प्लस सी का मान कितना रख दूं, माइनस लॉग ई ए, प्लस माइनस में माइनस जीत जाएगा ना, बोल सही है का। पक्षांतरण करके तू ले जाऊं का यार, प्लस में हो जाए जोते,
इसको के टी रख लें केवल, तो बता के टी बराबर क्या आएगा, ये इधर चला गया तो क्या बन जाएगा, ये log ई ए माइनस log ई ए माइनस एक्स। सही है। लड़का कहता है कि ये तो साहब log m माइनस log n है, log m माइनस log n, बता किस में खुलेगा ये या किस में बंद होगा, ये log m बटे n में। log m बटे n ही खुलता है क्या log m माइनस log n में? यार देख, log m माइनस log n, m का मान तो a है और n का मान कितना है, a माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, के टी बराबर log ई a बटे a माइनस एक्स। उल्टो पढ़ ले, ये इसमें खुलता कि नहीं खुलता ऊपर वाले में, बोल सही है। बेस ई हटा करके 10 कर दें, ई हटा करके 10 करेंगे तो यहाँ में कितने का गुना करेंगे, ई भी ना पता हो। log ई है, इसको अगर आपको log 10 करना है तो 2.303 को गुना होएगा। भूल जा, मैं पढ़े ना है का हो, मैथ भी मैं सिखाऊं। यहाँ बेस ई है, बेस ई की जगह 10 बनाना है तो यहाँ में कितने का गुना हो जाएगा, 2.303। सही है का? तो बता क्या बन जाएगा, के टी बराबर 2.303। ई कहाँ पे आ गो, बेस ई हटा करके 10 बनाने पर। सही है का? log क्या आ जाएगा, ये 10, a बटे क्या बचेगा, a माइनस एक्स, और ये बन गई तेरी समाकलित वेग समीकरण। देख ले भैया कितनी खतरनाक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की तो बहुत सरल ही x बराबर के टी, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है के टी बराबर 2.303 log 10 a बटे a माइनस एक्स। बिल्कुल ढंग से ये आपको याद होनी चाहिए, क्लियर कर लेना, बहुत ही ढंग से आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही काम आएगी। न्यूमेरिकल करें तो समीकरण अवकलित कभी काम ना आवे, कौन सी आएगी, समाकल। शून्य कोटि के लिए x बराबर के टी, और प्रथम कोटि के लिए ये याद करनी है के टी बराबर 2.303 log 10 a बटे a माइनस एक्स। एक बार और बोल, के टी बराबर 2.303 log 10 a बटे a माइनस एक्स। पेपर में ऐसा क्वेश्चन तो आने के चांस नहीं होते कि आपको कहे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। सही है, पर समाकलित वेग समीकरण आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब पैटर्न पहले बार ना है, एनसीईआरटी आ गई, वहाँ पर बड़े क्वेश्चन नाम है अपने में, जिनको आंसर 2 लाइन या 3 लाइन मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हमेशा तैयारी पैटर्न को याद करके रखो, करो, नंबर ज़्यादा आएंगे। किसी को मान लो ये पूरा निकालना नहीं आता, कैसे निकाला, क्या काम आ रहा है, ये याद होना चाहिए। पेपर में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2 पन्ना भर के आ समाकलित वेग समीकरण लेकर और या के मिलेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन जो आएगा इस समीकरण पे आएगा, तो ये समीकरण आपको याद होना चाहिए। अब बता, इतना पढ़ो अपन ने, वहाँ में क्या याद, शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या याद होना चाहिए, एक तो अवकलित वेग समीकरण निकालना आना चाहिए, क्योंकि अवकलित वेग समीकरण तो आपसे निकलवा सकता है। कछु ना है यहाँ में घात, ध्यान है कहीं वालों, शून्य कोटि की में 0 आ जाती, प्रथम कोटि में 1, द्वितीय कोटि की में 2, ऐसा ही बताया था। समाकलित समीकरण याद होनी चाहिए। शून्य कोटि के लिए x बराबर के टी है, यहाँ पर है के टी बराबर 2.303 log 10 a बटे a माइनस एक्स। 2 ग्राफ है वहाँ पर, ग्राफ यहाँ भी बनाएंगे, रुक जा अभी। 2 ग्राफ वहाँ थे, एक x और t के मध्य, एक at और t के मध्य। at को a माइनस एक्स भी कह सकते हैं। at थी t समय बाद क्रियाकारक की सांद्रता, और t समय बाद क्रियाकारक की सांद्रता आपको पता ही है a माइनस एक्स। सही है क्या? और वहाँ पर अर्धायुकाल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी हाफ बराबर क्या होता है, a/2 के। यहाँ पर आपको समाकलित वेग समीकरण याद रह जाएगी, तो इसको नोट करो भाई, फिर आगे देखते हैं। पहले एक मिनट, नोट करने से पहले हेडिंग डालो। पहले तो मैं कुछ बोल देता हूँ, फिर लिखना। हेडिंग डालो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया।
लिखो इसमें पहले, 1 मिनट रुक जा रे, अब पहले सुन ले जो लिखा रहा हूँ। लिखा सकूँ का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती है। अब सही तो है, समानुपाती, एक घातों का बन रहा है का, तो लिखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। और अब फटाफट या कंप्लीट बोर्ड पर से नोट कर ले, यहां से स्टार्ट करें, मान निम्न अभिक्रिया प्रथम कोटि की है और लास्ट तक कंप्लीट नोट कर लें। अब एक काम करो, इसको नोट कर लो।